सभी को राम राम दोस्तों, राधे राधे। तो आज हम लोग शुरू करेंगे आपके परिणाम नोट्स की सीरीज़ को, जो आपके घटनाचक्र पूर्वावलोकन की बुक्स होती है उसके हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स हमने तैयार किए हैं। और ये आपके स्पेशली प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2026, चाहे वो आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, बिहार पीसीएस की कर रहे हो, या फिर अदर स्टेट पीसीएस की भी कर रहे हो। इसके साथ साथ आप अगर लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, आप लोअर पीसीएस की तैयारी करना शुरू कर चुके हैं, या फिर आप हाई कोर्ट आरओ यारो की तैयारी शुरू कर चुके हैं, तो इन सभी के लिए जीएस का कंप्लीट ये समाधान दे रही है ये पूरी सीरीज़। और आपको करना कुछ नहीं, बस यूट्यूब पर जाइए और वहाँ पर आप एक प्लेलिस्ट देखेंगे, घटनाचक्र शॉर्ट नोट्स 2026। आपको उस प्लेलिस्ट की जितनी भी वीडियो अभी तक आ चुकी हैं, जिसमें 5 से 6 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, जैसे इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट है, पॉलिटी कंप्लीट है, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट है, मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट है, फिजिक्स कंप्लीट है, और ये केमिस्ट्री जो है कि आज आपकी कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि आज हमारी क्लास लगभग 1 आवर्स की हो सकती है, क्योंकि आज जो भी 7-8 पेज बचे हुए हैं इसको आज कंप्लीट करेंगे। और फिर कल से हम इसमें बायोलॉजी को शुरू कर देंगे। और बायोलॉजी जैसे ही 10-12 दिन में कंप्लीट होने के बाद सबसे ज़्यादा जो डिमांड आ रही है एस्पिरेंट की कि सर एनवायरनमेंट को कंप्लीट कर दीजिए, तो हम लोग एनवायरनमेंट को करेंगे, क्योंकि लेखपाल और लोअर पीसीएस जैसे एग्जाम्स में 10 नंबर पूरा का पूरा यहाँ से आ जाएगा। बस जो आपका आपदा प्रबंधन के एक्ट है ना, उसको आपको देखना पड़ेगा कहीं से भी, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अगर आप इस पीडीएफ को भी परचेस करना चाहते हो, तो आप हमारे इस व्हाट्सअप टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं मैसेज के थ्रू, और वहाँ पर आप रिप्लाई कर सकते हैं कि सर मुझे परिणाम नोट्स के नाम से बता सकते हैं कि मुझे ये नोट्स चाहिए, तो आप पीडीएफ को परचेस कर सकते हो। सभी पीडीएफ हमारी पेड होती है और हैंड रिटन नोट्स होते हैं, और केवल पीडीएफ मिलती है, कोई हार्ड कॉपी नहीं मिलती है। अदर अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। साथ ही साथ आप हमारा यूपी पीसीएस मेंस डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस 2026 के बैच से भी जुड़ सकते हो। उसकी भी स्ट्रैटेजी वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अब आज की क्लास को। और लगभग हम लोगों ने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है, बस आज ये क्लास को मैं निपटा दूंगा, ठीक है। आज आपको बैठे रहना है, थोड़ी लंबी क्लास रहेगी, लेकिन आज इसको निपटा दूंगा, क्योंकि रोज़ रोज़ इसको ख़त्म करने से बढ़िया है आज ही ख़त्म कर लिया जाए। कल हम लोग पढ़ रहे थे डियर फ्रेंड्स, बहुलक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? बहुलक के बारे में, जिसमें प्राकृतिक बहुलक किसे कहते हैं, अर्ध संश्लेषित बहुलक किसे कहते हैं, संश्लेषित बहुलक किसे कहते हैं, क्योंकि कई बार प्रश्न आता है, पॉलीथीन को लेकर आता है, संश्लेषित रेशे को लेकर आता है, प्लास्टिक हो गया, रेयॉन हो गया, सेलुलोज नाइट्रेट हो गया, या फिर आपका प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, प्राकृतिक रबर, ऊन, ऐसे ये प्रश्न आते हैं कि ये प्राकृतिक संश्लेषक हैं या किससे प्राप्त होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर की थी। और एक प्रश्न आता है थर्मोप्लास्टिक के नाम से। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इन दोनों में जो बेसिक अंतर होता है, इसको अगर आप क्लियर कर लेंगे ना, तो आप ये मान के चलो कि ये प्रश्न आपका नहीं गलत होगा। पहली चीज, थर्मोप्लास्टिक का मतलब होता है यह विद्युत की कुचालक होती है, नम्य होती है और जल प्रतिरोधी होती है। अर्थात ये ऐसी प्लास्टिक होती है जिससे जल में रखने पे या जल में डुबोने पे या जल में भीगने पे कोई नुकसान नहीं होता। पहली चीज, जल प्रतिरोधी होती है। दूसरा, ये नम्य होती है। नम्य का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, मुलायम होती है, जिसका जो स्ट्रक्चर है, जिसकी जो संरचना है, उसको हम बदल सकते हैं, मोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं। और साथ ही साथ ये कुचालक है, यानी कोई भी इलेक्ट्रिसिटी इसमें प्रवाहित नहीं होगी। हालांकि प्लास्टिक है तो जाहिर सी बात है प्लास्टिक में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं? तो सर पैकिंग के लिए कर सकते हैं, जल से बचाव हेतु सीट का निर्माण कर सकते हैं, यानी ऐसी सीट का निर्माण कर सकते हैं जो जल से बचाव करेगी, यानी जल का कोई नुकसान नहीं हो, मतलब जल से किसी भी चीज का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसने लिख दिया जल प्रतिरोधी होती है। और उदाहरण कैसे? जैसे पॉलीथीन हो गई। अब आप प्लास्टिक की जो पॉलीथीन होती है, आप उस पर कितना भी पानी छीट दो तो वो पॉलीथीन भी खराब नहीं होती है और आपकी चीजें सही रहती हैं। पॉलीस्टीरीन हो गया। और टेफ्लॉन, दिस इज इंपॉर्टेंट। टेफ्लॉन कई बार पूछा जाता है कि सर टेफ्लॉन क्या होता है। इस पे जो है कि बर्तनों पर जो है कि इसका प्रयोग किया जाता है। अब जैसे अगर आप कहोगे कि टेफ्लॉन के हैंडल भी बनते हैं, जैसे कुकर का जो हैंडल होता है ब्लैक कलर का जो होता है, या तवा का हैंडल जो होता है, तो ये सभी टेफ्लॉन से मिलकर बनते हैं। और वो एक ऐसी प्लास्टिक होती है कि अगर आप उसे इंडक्शन पे भी रख दोगे या किसी इलेक्ट्रिक सामान पे भी रखोगे, तो देखोगे कि उस टेफ्लॉन में करंट सप्लाई नहीं होता है। साथ ही साथ कितना भी आप, जैसे एक कुकर हम लोग घर में देखते हैं कि 2-4 साल 5 साल से यूज हो रहा है, कुछ और भी बर्तन हो रहे हैं, आप कितना भी उसे धो लीजिए, साफ कर लीजिए, वो स्टील होगा, एल्युमिनियम होगा, या जिस भी चीज का बना होगा ना वो बर्तन, उसमें जो है कि जंग लग सकती है, या उसमें जो है कि खराबी आ सकती है, उसके कलर छोड़ सकता है। लेकिन जो टेफ्लॉन के हैंडल होते हैं वो कभी भी नहीं खराब होते, क्योंकि ये क्या होता है, जल प्रतिरोधी होता है, भीगने पे कोई नुकसान नहीं होता है इसको। इतनी बात क्लियर होगी। तो ये हो गया थर्मोप्लास्टिक। अब देखो थर्मोप्लास्टिक का मैंने एग्जांपल भी दे दिया। थर्मोप्लास्टिक आपने समझ लिया, ये विद्युत का कुचालक है, नम्य है, जल प्रतिरोधी है, राइट। पॉलीथीन बनाने के लिए एथिलीन गैस का उपयोग होता है। पॉलीथीन जो आप यूज करते हो उसका जो भी बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? एथिलीन गैस का प्रयोग होता है, क्योंकि यह एथिलीन का ही बहुलक है। यह एथिलीन का ही बहुलक है, एसिटिलीन नहीं। एसिटिलीन फल पकाने के लिए यूज होती है, ये एथिलीन होती है और एथिलीन का ही इसे बहुलक माना जाता है। आगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की अगर हम बात करें,
थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक? ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है मानव निर्मित यह सामग्री। ये पहली बात किससे बनाई जा रही है? मानव के द्वारा बनाई गई है, जिसे एक बार ढालने के बाद पुनः गर्म नहीं किया जा सकता, और अगर आप पुनः गर्म करते भी हो ना तो ये अपने पुराने स्वरूप में नहीं आती है। जैसे यह आकार खोए बिना उच्च तापमान सहन कर सकती है। अर्थात ये क्या कह रहा है, जिसे एक बार ढालने के बाद आप पुनः गर्म नहीं कर सकते, एक बार आपने जिस सांचे में बना लिया तो पुनः गर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, और ये अपना आकार नहीं खोएगी चाहे कितना भी तापमान झेल ले। फॉर एग्जाम्पल मेलामाइन। क्या एग्जाम्पल है? मेलामाइन। ठीक है। हाइड्रोजेल की बात करें, हाइड्रोजेल उच्च जल घटक युक्त लचीले एवं मुलायम 3D नेटवर्क हैं। क्या कह रहा है ये हाइड्रोजेल के बारे में? तो हाइड्रोजेल उच्च जल घटक युक्त लचीले एवं मुलायम नेटवर्क हैं। तो ये हाइड्रोजेल हो गए जो उच्च जल घटक युक्त लचीले एवं मुलायम होते हैं, 3D नेटवर्क, जिनमें वाष्पन और शीतलन के गुण होते हैं, जिनमें वाष्पन का भी गुण होता है और शीतलन का भी गुण होता है, और इसीलिए इसे पैसिव कूलिंग टेक्नोलॉजी में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इनके पास जो है कि आपकी ह्यूमिडिटी को भी जो है कि कंट्रोल करने का नेचर होता है, और साथ ही साथ कूल करने का भी नेचर होता है। तो दोनों ही चीज़ें ज़्यादातर एसी वगैरह में यूज़ कर सकते हैं हम इसका, तो पैसिव कूलिंग टेक्नोलॉजी में प्रयोग करते हैं। और ल्यूब्रिकेंट से के गुणों में सुधार हेतु भी प्रयोग किया जाता है। अगर कोई ल्यूब्रिकेंट्स है तो उसके भी गुण जो है कि खराब हो रहे हैं, उसकी भी जो क्वालिटी प्रॉपर्टीज़ है उसमें भी आप सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं आपको? फिर आगे चलते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? कई बार आपने देखा होगा यूपीएससी तक के प्रश्न में, पीसीएस के प्रश्न में भी कैवलर के बारे में पूछा जाता है, और लोअर पीसीएस में पूछा गया है। ठीक है, लोअर पीसेस में कि क्या होता है कैवलर भाई? देखो, बुलेट प्रूफ जैकेट निर्माण में पॉलीएमाइड नाम का एक बहुलक होता है, इसी का प्रयोग किया जाता है, और यह सिंथेटिक फाइबर होता है। इसका ब्रांड नेम कैवलर होता है। सिंथेटिक फाइबर का मतलब क्या होता है कि इसको मानव निर्मित द्वारा बनाया गया कृत्रिम फाइबर होता है, और इसमें जिस बहुलक का प्रयोग होता है उसे पॉलीएमाइड कहते हैं। तो ज्यादातर एग्जाम में पॉलीएमाइड नाम नहीं आता, बल्कि कैवलर के नाम से आता है ये। इसी तरीके से बुलेट प्रूफ जो खिड़की बनाई जाती है, चाहे घरों की खिड़की हो चाहे फोर व्हीलर की खिड़की हो, उसको बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, इस बहुलक का। अब दोनों में अंतर देखो, जो हमारे आर्मी के जवान या पुलिस के जवान या जो भी लोग पहनते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट, जब वो जैकेट पहन रहे होते हैं तो उनके बॉडी में क्या होता है, उस जैकेट को पहना जाता है तो हैवी ना हो जाए। बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा तो क्या होगा, उसकी वर्क परफॉर्मेंस जो है कि खराब हो जाएगी, क्योंकि पता चला किसी को पकड़ना है, दौड़ना है बहुत तेज़ी से पुलिस वाले को, ठीक है, और बहुत छिपना है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी पड़ती हैं। तो ऐसे में जैकेट बहुत वेटेड नहीं होनी चाहिए, बहुत लाइट वेट होनी चाहिए, ताकि आप पहनो तो आपको पता ही न चले कि आपने कुछ पहन भी रखा है। तो हल्की होनी चाहिए, साथ ही साथ सुरक्षित बहुत होनी चाहिए। तो इसीलिए हम पॉलीएमाइड नाम का एक बहुलक प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग कैवलर कहते हैं। लेकिन अब आपके घरों की जो खिड़की होती है उसे तो आपको शरीर पे लेके तो ढोना नहीं है, भागना नहीं है, या फोर व्हीलर में जो खिड़की होती है वो भी आपको सिर पे नहीं रखनी है, तो वो आपकी थोड़ी हैवी हो सकती है, और इसीलिए ऐसी खिड़कियों में हम पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। तो पॉलीएमाइड और पॉलीकार्बोनेट, बस शब्द का अंतर आ रहा है थोड़ा सा, लेकिन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, परंतु दोनों के यूजेस बदल गए। एक जैकेट में यूज हो रही है, एक खिड़की में यूज हो रही है। कैवलर एवं लेक्सॉन ये बहुलकों का उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ शीशा और बुलेट प्रूफ हेलमेट में किया जाता है। क्या कहा कि कैवलार हो गया, लेक्सॉन हो गया, इन बहुलकों का उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट में, बुलेट प्रूफ शीशे में और बुलेट प्रूफ हेलमेट में किया जाता है। तो ध्यान दो कि जैकेट के लिए तो आपका कैवलार का प्रयोग भी हो गया, लेक्सॉन का भी, शीशे में भी, बुलेट प्रूफ हेलमेट भी तो होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हेलमेट आपका बुलेट प्रूफ नहीं और किसी ने सिर में ही गोली मार दी, फिर तो सारा खेल ही खत्म हो गया, बॉडी को कवर करने से क्या फायदा। तो ये भी चीज़ें जो है होनी चाहिए, ठीक है। तो कैवलर और लेक्सॉन, तो इसके साथ आपने एक और नया शब्द सीख लिया, लेक्सॉन। अच्छा, टेफ्लॉन की अभी मैं ऊपर बात कर रहा था, तो टेफ्लॉन होता क्या है ये समझो। टेफ्लॉन का जो सामान्य नाम होता है वो होता है पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन। क्या होता है? पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन। अब एथिलीन वर्ड इसलिए आया क्योंकि ऐसी पॉलीथीन या ऐसी टेफ्लॉन जो कि थर्मोप्लास्टिक होती है, इसको बनाने के लिए हमें एथिलीन गैस का ही प्रयोग करना होता है, और ये एथिलीन का ही बहुलक होता है। इसीलिए इसका जब कंप्लीटली नाम आप पढ़ते हो तो पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन होता है। हालांकि एग्जाम में ज़्यादातर टेफ्लॉन शब्द ही आता है। टेफ्लॉन एक फ्लोरोकार्बन है। टेफ्लॉन हो गया, लेक्सॉन हो गया, नियोप्रीन हो गया, ये तीनों ही कृत्रिम पदार्थ हैं। और कृत्रिम पदार्थ को हमने ऊपर पढ़ लिया था कि किस प्रकार के बहुलक का प्रयोग किया जाता है। क्या ये संश्लेषित बहुलक है, क्या ये अर्ध संश्लेषित है या प्राकृतिक है? तो संश्लेषित होते हैं। अर्ध संश्लेषित की जो विशेषता होती है कि उसमें हम प्राकृतिक बहुलक का प्रयोग करके हम नई वस्तु बनाते हैं। जैसे सेलुलोज से हमने रेयॉन बनाया था,
ठीक है, तो उसे हम अर्ध संश्लेषित कहते हैं। और जो प्राकृतिक बहुलक होते हैं जैसे ऊन हो गया, प्रोटीन हो गया, सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, ये सभी प्राकृतिक बहुलक हो जाते हैं। तो सबके डिफरेंट डिफरेंट जो है कि नाम होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट इसके काम होते हैं। लेकिन रिवीजन अच्छे से अगर आपका होता चलेगा तो चीजें आपकी ध्यान में रहेंगी और ये प्रश्न यार डायरेक्ट आ जाते हैं, ऐसे प्रश्न हिट करते हैं। और इसीलिए मैं घटनाचक्र पूर्वालोकन जैसी बुक को प्रिफर करता हूं आप सभी लोगों के लिए। आगे देखते हैं, पर फ्लोरो एल्किल और पर पॉलीफ्लोरो एल्किल पदार्थ, ये दोनों ही अलग अलग है। जैसे पर फ्लोरो एल्किल हो गया और पॉलीफ्लोरो एल्किल्स। अब देखो इतना बड़ा नाम नहीं आता, बस सिंपल आ जाता है PFAS। ऐसे भी एग्जामिनर पूछ लेता है डायरेक्ट, भाई PFAS क्या होता है। तो PFAS का पेयजल, खाद्य, खाद्य पैकेजिंग, इनमें व्यापक प्रयोग होता है। अब जैसे पेयजल के लिए जो बोतल प्रयोग की जा रही है वो हो सकता है, जो खाने के लिए आपको जो प्लेटें दी जाती है, कई बार ऐसा, हालांकि अब तो ऑर्गेनिक प्लेट्स बनाई जा रही हैं, लेकिन ये भी चीज़ें होती हैं। साथ ही साथ जो खाद्य पैकेजिंग, जैसे खाने को जो किया जाता है, जैसे नूडल्स हो गया, पराठे हो गए, बहुत सारे ऐसे लिक्विड आइटम भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे जो है कि रेडी टू ईट आइटम होते हैं। तो इन सभी की पैकेजिंग के लिए हम PFAS का प्रयोग करते हैं। और ये पर्यावरण में नॉन डिग्रेडेबल होते हैं। कई सारे ऐसे आप प्लेट्स वगैरह या ऐसे आप बॉक्स देखते हो जो डिग्रेडेट नहीं होते, मतलब वो खत्म नहीं हो सकते। एक बार वो अगर पर्यावरण में आ गए ना तो खत्म नहीं हो सकते। तो इसीलिए इसको एक पॉल्यूटेंट के रूप में भी पढ़ा जाता है। जैसे आप प्रदूषक जब पढ़ते हो तो वहां पे कई बार आपने PFAS का नाम पढ़ा होगा, क्योंकि ये नॉन डिग्रेडेबल है, यानी ये जैव अपघटनीय नहीं है। लगातार अगर आप इसका प्रयोग कर रहे हैं तो इससे जंतुओं के शरीर में संचय होता जाता है, यानी कि ह्यूमस के रूप में। और ये कृत्रिम रसायनों का एक समूह होता है। कैसे रसायन होते हैं? कृत्रिम। और कृत्रिम रसायन कभी भी अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि प्रकृति जो हमें दे रही है उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है और वो एक सकारात्मक रूप में होता है। उसका नकारात्मक अर्थ बहुत कम होता है, या नकारात्मक जो नुकसान होता है वो बहुत कम होता है। लेकिन अगर आपने कृत्रिम रूप से रसायन बनाया, यानी केमिकल से बनाया या लैब में बनाया, तो डेफिनेटली उसका जो है कि नुकसान हमारी बॉडी पे, हमारे एनवायरनमेंट पे, हमारे एनिमल्स पे बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको ऑलवेज आपको कंसीडर करना होता है, किस फॉर्म में? एक पॉल्यूटेंट के रूप में कंसीडर करना होता है, राइट। फिर आगे देखते हैं, एक आता है बिस्फिनॉल ए। अच्छा, यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? PFAS हो गई क्लियर कि नहीं? अच्छा, वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है मेरे डियर फ्रेंड्स? लाइक कर देना है। चैनल पे पहली बार हो तो क्या कर लेना है आपको? सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ शेयर कर लेना है। और अगर आपको इस तरीके की PDF को हैंड रिटन फॉर्म में लेना है, जो कि घटनाचक्र पूर्वालोकन की है, जिसमें सारे सब्जेक्ट आपके इंक्लूड कर दिए गए, तो आप इस व्हाट्सअप टीम से मेरे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, मैसेज के थ्रू पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। बिस्फिनॉल ए औद्योगिक एक रसायन है, केमिकल जो है कि एक तरीके से इंडस्ट्री का, जो कंज्यूमर प्लास्टिक में प्रयोग किया था। कंज्यूमर प्लास्टिक कौन सी? जो हम लोग डेली यूज करते हैं। यह मुख्यतः पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक वस्तुओं में प्रयोग होता है। कौन सी वाली में? पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक वस्तु में, जैसे सन ग्लासेस हो गया, रीयूजेबल बोतलें हो गई, इन सभी में प्रयोग किया जाता है। और यह रसायन हृदय रोग का एक कारण बन सकता है, यानी हार्ट की बीमारी का एक कारण बन सकता है। तो क्या बिस्फिनॉल ए आपका जो है कि सकारात्मक है? नहीं सर, ये एक प्रदूषक के रूप में रहेगा, जिससे बनता तो सामान्यतः प्लास्टिक वगैरह बनती है जो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक होती है, लेकिन फिर भी ये ह्यूमन बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है। कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रबर संश्लेषित रबर कहलाता है। देखो यही सारा प्रश्न पूछेगा यहाँ से। देखो कई बार आपके लिए मिलान करने के लिए आता है कि नहीं, लेकिन आप चीजों को ना समझ नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि आपने रटने के पैटर्न में तो पढ़ा है, लेकिन रटने के साथ साथ समझना नहीं चाहते हो। और मैं हमेशा कहता हूं कि जिन भी एस्पिरेंट ने अगर इस PDF को परचेस किया है तो वो लोग जरूर वीडियो को देखें, क्योंकि रटने से ज्यादा क्या होता है कि अगर आप उसी PDF पे वीडियो देख लेते हो तो थोड़ा एक बार कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि अच्छा ये इस फॉर्मेट में चीजें चलेंगी। तो कृत्रिम स्रोतों से जो प्राप्त रबर होती है ना, उसे हम संश्लेषित रबर कहते हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि अर्ध संश्लेषित या प्राकृतिक तो तब होती जब उसमें प्राकृतिक घटक का प्रयोग हो रहा है, लेकिन ये तो कृत्रिम रूप से बनाई गई, खुद के स्रोतों से बनाई गई है। और ऐसे में पॉलीस्टेराइन हो सकती है, ड्यूप्रीन हो सकता है, ड्यूप्रीन रबर, नियोप्रीन रबर हो सकता है, थायोकोल रबर हो सकता है। अब यहाँ पे जो एग्जाम में सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, ये पूछा जाता है ड्यूप्रीन रबर को और नियोप्रीन रबर को पूछा जाता है। इन दो रबर को पूछा जाता है बार बार जो है कि ये किस प्रकार की रबर है। तो आप कह सकते हो कि सर ये तो संश्लेषित रबर है, क्योंकि ये कृत्रिम स्रोतों से बनाई गई, या फिर ये कृत्रिम रबर है। तो नियोप्रीन रबर हो गया, ड्यूप्रीन रबर हो गया। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में। बेकेलाइट का निर्माण क्या होता है? बेकेलाइट का, ठीक है, बेकेलाइट का निर्माण जो है कि फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से होता है। फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से होता है। अब यहाँ पर कुछ कार्बनिक एसिड है, ठीक है। कार्बनिक एसिड की अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ से भी एक प्रश्न आपका हर साल जो है कि मिलान के लिए
के लिए आता है। बस आपको याद रहना चाहिए। जैसे लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल से क्या होता है, दूध खट्टा हो जाता है, यानी कि इसमें लैक्टोबैसिलस नाम के जो जीवाणु होते हैं वो दूध को खट्टा करते हैं, यानी फिर दूध को खट्टा करके वो दही के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपसे अगर पूछ ले कि दही बनाने के लिए भी, तो भी आपको लैक्टिक एसिड को ही चूज करना है। साइट्रिक एसिड क्या होता है, ये नींबू और टमाटर जैसे फलों में मिलता है। ब्यूटाइरिक अम्ल क्या होता है, ये आपके मक्खन में मिलता है। कार्बोनिक अम्ल क्या होता है, ये आपके सोडा वाटर में मिलता है। फॉर्मिक एसिड, लाल चींटियां किसी भी प्रकार की जब चींटियां आपको काटती हैं तो वो क्या करती हैं, अपने डंक के माध्यम से फॉर्मिक एसिड को आपके बॉडी में इंजेक्ट कर देती हैं, जिससे जलन वगैरह होती है, स्वेलिंग हो जाती है। टार्ट्रिक एसिड की बात करें तो ये अंगूर के रस में मिलता है। देखो नींबू और अंगूर दोनों अलग अलग हैं। और मैलिक एसिड क्या होता है, ये सेब में मिलता है। किसमें मिलता है, सेब में। तो फिर से रिवाइज करो, लैक्टिक अम्ल किसमें मिलेगा, दूध खट्टे होने पे। साइट्रिक एसिड नींबू टमाटर में। ब्यूटायरिक एसिड मक्खन में। कार्बोनिक एसिड सोडा वाटर में। फॉर्मिक एसिड लाल चींटी में। टार्ट्रिक एसिड अंगूर रस में। और मैलिक एसिड सेब में। तो ये सारी चीजें इतनी क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं लैक्टिक एसिड के संचय से। ठीक है, लैक्टिक एसिड के संचय से मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है। जो हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड जो है कि यूरिक एसिड नहीं, यूरिक एसिड से तो क्या होता है, सामान्यतः हमारे जोड़ों वगैरह में स्वेलिंग होती है और हमारे जोड़ काम नहीं कर पाते। जैसे महिलाओं में, पुरुषों में एक उम्र के बाद लगभग 40 से 45 साल के बाद क्या होता है, उनकी हड्डियां थोड़ी कमजोर होती है और यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने से सामान्यतः उनके जोड़ों में दर्द होता है। लेकिन यहाँ पे मैं लैक्टिक एसिड की बात कर रहा हूँ, जो आपके मांसपेशियों के थकावट का काम करता है, न कि ज्वाइंट्स का। दोनों में बेसिक अंतर है, यूरिक एसिड और लैक्टिक एसिड दोनों में अंतर रखना है आपको। ठीक है, अब अंगूर, इमली, केला, इन सभी में टार्ट्रिक अम्ल विद्यमान होता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अंगूर लिखा हुआ है, टार्ट्रिक अम्ल। आप कहोगे सर इमली खट्टी है, नींबू खट्टा है, तो क्यों ना उसमें साइट्रिक हो जाए। नहीं, यही अंतर आपको रखना है कि यहाँ पर आपको पढ़ना है अंगूर, इमली, केला, इन सभी टार्ट्रिक अम्ल विद्यमान होता है। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। और बेकिंग पाउडर के निर्माण में टार्ट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर जो आपका जो खाने वाला सोडा होता है, इसी को इंग्लिश में जो है कि बेकिंग लिख देते हैं, इसी को हिंदी में क्या लिखते हैं, खाने का सोडा। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर बेकिंग पाउडर पढ़ें या जो है कि खाने का सोडा पढ़ें। ठीक है, बेकिंग सोडा भी कहते हैं इसको। तो इसके निर्माण के लिए टार्ट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे, जो विस्फोटक पदार्थ की बात होती है। देखो कई सारे हमारे विस्फोटक पदार्थ होते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है, उससे ही प्रश्न बनते हैं। ट्राई नाइट्रोटॉलुइन, टीएनटी आपने सुना होगा, टीएनजी आपने सुना होगा। तो ट्राई नाइट्रोटॉलुइन की अगर हम बात करें तो ये हल्का पीला क्रिस्टलीय ठोस होता है। हल्का पीला क्रिस्टलीय ठोस होता है, जो कि उच्च कोटि का विस्फोटक होता है। उच्च कोटि का विस्फोटक होता है और इसका उपयोग अमोनियम नाइट्रेट के साथ मिलाकर एमेटॉल विस्फोटक बनाने में करते हैं। ट्राई नाइट्रोटॉलुइन की बात करें तो हल्का पीला क्रिस्टलीय ठोस है, उच्च कोटि का विस्फोटक होता है। इसका उपयोग अमोनियम नाइट्रेट के साथ मिलाकर एमेटॉल विस्फोटक बनाने में किया जाता है। आगे हम बात करते हैं टीएनजी की। नेक्स्ट हमारा क्या है, टीएनजी, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन की अगर हम बात करें तो इसे नोबल तेल भी कहते हैं। इसे नोबल तेल भी कहते हैं और इसकी सहायता से डायनामाइट जैसे विस्फोटक बनाए जाते हैं। इसकी सहायता से डायनामाइट जैसे विस्फोटक बनाए जाते हैं। हल्का पीला क्रिस्टलीय ठोस होता है ये, हल्का पीला क्रिस्टलीय ठोस होता है ये। तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन टीएनजी हो गया, इसे हम नोबल तेल भी कहते हैं और इसकी सहायता से डायनामाइट जैसे विस्फोटक बनाए जाते हैं और इसको हल्का पीला क्रिस्टलीय ठोस भी कहा जाता है। ठीक, तो अब ध्यान देना, नोबल गैस क्या होती है, जो अक्रिय होती है सर, ज़्यादा किसी से रिएक्शन नहीं करती है। नोबल तेल क्या हो सकते हैं, ये भी वही काम करेंगे। तो टीएनटी और टीएनजी में क्या है, टीएनटी जो है कि क्रिस्टलीय ठोस होता है और ये उच्च कोटि का विस्फोटक होता है, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट के साथ मिलाकर हम इसका प्रयोग करते हैं। जबकि यहाँ पर अगर देखोगे तो इसकी सहायता से हम डायनामाइट जैसे विस्फोटक बना सकते हैं और ये भी हल्का पीला क्रिस्टलीय ठोस होता है। एक होता है ट्राई नाइट्रोफिनॉल, टीएनपी, इसे हम पिक्रिक अम्ल कहते हैं। ये पूछा जाता है कई बार, पिक्रिक अम्ल किसे कहा जाता है, जैसे अम्लराज पूछा जाता है, ठीक है, एक्वारेजिया पूछा जाता है H2SO4 के लिए, वैसे यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि पिक्रिक अम्ल किसे कहते हैं। तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल भी फिनॉल को कहा जाता है और यह प्रचंड विस्फोटक है, यह प्रचंड विस्फोटक है। अब यहाँ पे खानो मतलब भोजन नहीं है, ये माइंस है। माइंस जो होती है ना, कोयले वगैरह की माइंस होती है, उसमें सामान्यतः हम कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन,
नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि गैसें पाई जाती हैं जिससे वायु के मिश्रित होने पर विस्फोट होता है। तो ये क्या कह रहा है कि आपकी जो माइंस होती हैं उनमें सामान्यतः किस प्रकार की गैसें पाई जाती है, तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, मीथेन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये सभी गैसें जो है कि पाई जाती हैं और जिसमें वायु के मिश्रित होने पर ये विस्फोट करती हैं। क्या करती हैं? विस्फोट होता है। आरडीएक्स की बात करें तो आरडीएक्स विस्फोट की खोज जॉर्ज फ्रेडरिक हेनिंग ने की थी, इनके द्वारा की गई थी और इसका एक अलग नाम होता है साइक्लोनाइट। आरडीएक्स विस्फोट की खोज जॉर्ज फ्रेडरिक हेनिंग के द्वारा की गई और इसका एक अलग नाम होता है दोस्त साइक्लोनाइट, ये इसका नया नाम होता है। ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट, ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट को नाइट्रोग्लिसरीन भी कहा जाता है। ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट को नाइट्रोग्लिसरीन भी कहा जाता है और यह डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख संघटक है। क्या कहा? फिर से सुन लो इस बात को। ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट को नाइट्रोग्लिसरीन भी कहा जाता है। तो नाइट्रोग्लिसरीन एक कॉमन वर्ड होता है और ये आपने अक्सर सुना होता है और यह डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एक प्रमुख संघटक है। और टीएनजी को यानी कि ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को हम नोबल तेल भी कहते हैं, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी इस चीज़ को पढ़ लिया था। टीएनजी को हमने क्या कहा? नोबल तेल। अब प्रश्न आपसे पूछेगा कि डायनामाइट विस्फोटक को बनाने के लिए जो सबसे प्रमुख संघटक का प्रयोग होता है उसका क्या नाम है, और ऑप्शन में ये रहेगा नाइट्रोग्लिसरीन। तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये ना नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक। यहीं से तो चीज़ें हैं, बहुत अलग अलग नहीं है, बस आपको तैयार करनी है। अब आ जाओ ईंधन पे, फ्यूल्स की बात कर लेते हैं। तो भाई फ्यूल्स की बात करेंगे अगर हम, तो कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, डीजल हो गया, ये सभी जीवाश्म ईंधन होते हैं। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, डीजल आदि ये सभी जीवाश्म ईंधन हैं और इसमें प्राकृतिक गैस स्वच्छतम ईंधन है। इसमें प्राकृतिक गैस क्या है? स्वच्छतम ईंधन है, क्योंकि कम मात्रा में प्रदूषणकारी गैस उत्सर्जित करती है। अब सोचिए, आपके दिमाग में आता है कि सर प्राकृतिक गैस क्या नवीकरणीय ऊर्जा है? कई बार जो है कि बच्चे इसको गलत करते हैं, क्योंकि जब ये प्रश्न आता है हमें ये लगता है कि हमने तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि नवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो मुख्य रूप से प्राकृतिक स्रोत होते हैं, चाहे वो वायु हो गई, चाहे वो जो है कि विंड एनर्जी के लिए, या सोलर एनर्जी हो सकती है, या फिर आपकी टाइड एनर्जी हो सकती है जो समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं, तो या वाटर एनर्जी होगी जिसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, जल वगैरह। तो इन प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करने की वजह से हमारी नवीकरणीय ऊर्जा की अप्रोच बनती है। और यहीं पे प्राकृतिक गैस जब आ जाता है ना, नेचुरल गैस, तो हमको लगता है ये भी नवीकरणीय है क्या? नहीं, ये क्रूड ऑयल से निकलती है। क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस दोनों जमीन के अंदर से माइनिंग करके निकाला जाता है और ऐसी चीजों में जो एक ना एक समय के बाद समाप्त हो सकती है, तो इसको हम लोग जीवाश्मिक ईंधन कहते हैं। इसीलिए आप देखो, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, डीजल, ये सभी जीवाश्म ईंधन हैं। और आप कंफ्यूज किसमें होते हो? इसमें होते हो कि सर कोयला, पेट्रोल, डीजल तो हमने पढ़ा जीवाश्म में, प्राकृतिक गैस शब्द जैसे लग रहा था कि नेचुरल है, ये तो प्रकृति में देन होगा, प्रकृति के द्वारा होगा, तो हम इसको जो है कि नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। यहीं पे गलत कर जाते हो। तो कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक गैस, डीजल, ये सभी जीवाश्म ईंधन है। और इसमें प्राकृतिक गैस की अगर हम बात करें तो ये सबसे ज्यादा स्वच्छतम माना जाता है इन सभी चारों में, क्योंकि ये कम मात्रा में प्रदूषणकारी गैसें उत्सर्जित करता है, लेकिन करता है ये प्रदूषण। नेचुरल घटक का जो सबसे मुख्य कंपोनेंट होता है वो होता है मीथेन, यानी कि जो आप प्राकृतिक गैस पढ़ रहे हो उसमें जो सबसे प्रमुख घटक के रूप में होता है वो होता है आपका मीथेन। और इसमें अल्प मात्रा में एथेन व प्रोपेन होती है। इसमें अल्प मात्रा में एथेन व प्रोपेन दोनों मिली होती है, लेकिन ज़्यादातर कंपोनेंट आपका मीथेन का होता है। लगभग 85% से मैक्स होता है, 85% से ज़्यादा होता है। कोयले की जो राख होती है जिसको हम लोग कोल एस कहते हैं, या फिर हम इसको दूसरी भाषा में फ्लाई एस भी कह सकते हैं, फ्लाई एस भी कह सकते हैं। आपने सुना होगा ये फ्लाई एस प्रदूषणकारी घटक है। और साथ ही साथ आर्सेनिक भी मिलता है, सीसा भी मिलता है, पारा यानी कि पारद भी पाया जाता है। तो कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा, पारद, इन सभी चीज़ों को प्राप्ति होती है जो कि हानिकारक होती है। सभी ईंधनों में सर्वाधिक ऊष्मीय मान हाइड्रोजन का होता है और इसका उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है। यानी कि ऊष्मीय मान का मतलब है कि जिसको आप जलाने पे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर सकोगे। एग्जाम्पल, आपने जो है कि 1 किलोग्राम जो है कि कोयला जलाया और आपने जितना तापमान निकाल सकते थे, मतलब जितना वो तापमान दे सकती थी, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50, 100, 150 डिग्री, और उतना ही अगर मात्रा में 1 किलो की मात्रा में आप जब हाइड्रोजन जलाओगे तो 1000 डिग्री सेल्सियस तक इसकी हीट पहुंच सकती है। तो इसका ऊष्मीय मान ज़्यादा होता है। ऊष्मीय मान क्लियर हो गया, ये हीट वैल्यू। और हाइड्रोजन का मतलब इसका उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में भी किया जाता है। भाई रॉकेट के लिए तो बहुत ज़्यादा हीट वैल्यू चाहिए ना।
कोयला संचालित विद्युत संयंत्र से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित होते हैं। यानी कि जो कोयले के द्वारा संचालित जितने भी पावर प्लांट हैं आपके विद्युत प्लांट, हालांकि ज़्यादातर जो है कि पावर प्लांट आज भी कोयले पे आधारित हैं और इनके द्वारा जो प्रदूषण निकलता है वो निकलता है सल्फर और नाइट्रोजन, इनके ऑक्साइड निकलते हैं और फिर ये जब बादल में जाते हैं ऊपर जाके ये क्रिया करते हैं तो ये एसिड रेन निकालते हैं। क्या करते हैं? एसिड रेन होती है और इस एसिड रेन को हम संक्षारक भी बोलते हैं, क्योंकि जिस भी वस्तु पर या जिस भी बिल्डिंग पे जब गिरेगी तो वहां के कलर को डिग्रेड करेगी, यानी वहां के कलर को डैमेज करेगी। यही एक कारण है कि सबसे ज्यादा कि ताजमहल जिसके आसपास आगरा, दिल्ली, मथुरा जैसी इंडस्ट्रियल एरिया हैं, यहाँ से निकलने वाली जो गैसेज हैं उसमें सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड पाए जाते हैं और जो एसिड रेन का जिम्मेदार बनती हैं। भारतीय कोयला, जो भारत का कोयला है ना, उसमें राख की मात्रा 25 से 45% होती है, जबकि जो आयातित कोयला होती है उसमें 10 से 20% तक होती है। तो भैया हमें पता है कि भारतीय कोयले की जो राख होती है उसमें आर्सेनिक मिलता है, उसमें सीसा मिलता है, उसमें पारा मिलता है, उसमें जो है कि सल्फर है, उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, तो ज़्यादा हार्मफुल है और ज़्यादा हानिकारक होने की वजह से हम भारतीय कोयले का प्रयोग न करके हम आयातित कोयले का ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक बातें? फ्यूल ऑयल को ही भट्टी का तेल भी कहते हैं कि फर्नांस ऑयल भी कहा जाता है और यह मुख्यतः कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल के आसवन के अवशेष होते हैं। क्या कह रहा है? जो ईंधन ऑयल होते हैं यानी फ्यूल ऑयल, जो आपका डीजल है, जो आपका पेट्रोल है ना, ये डायरेक्ट नहीं खरीदा जाता मार्केट से, ये क्रूड ऑयल के रूप में आता है, पहले ईरान से, अरब, सऊदी अरब से या फिर आपका रूस से हो गया, अमेरिका से हो गया, जहां से भी आपको लेना तो क्रूड ऑयल होता है। ठीक है, कच्चे तेल के आसवन के माध्यम के बाद ही आपका पेट्रोलियम निकलता है, गैस डीजल निकलती है और यह चीजें पेट्रोलियम रिफाइनरीज में एक बाई प्रोडक्ट के रूप में प्रयोग होती है, बाई प्रोडक्ट होता है इसका। अब आ जाओ कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट यानी कि ताम्र प्रगलन संयंत्र, यानी कि जो तांबे को गलाने वाली जो इंडस्ट्रीज है। अब भाई तांबा जो मिल रहा है, आप देखोगे तांबे के तार बनते हैं, इलेक्ट्रिक वायर जितने भी होते, तो हम लोग पहले क्या करते थे? एल्यूमिनियम का प्रयोग करते थे, लेकिन अब क्या होता है? अब हमेशा दुकान पे जाके जो मैकेनिक होता है वो आपका कहता है कि भैया कॉपर वाला लेके आइएगा, कॉपर वायर लेके आना, क्योंकि उसकी जो है कि स्ट्रेंथ अच्छी होती है, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, वो जल्दी गलता नहीं, जल्दी खराब नहीं होता, डैमेज नहीं होता। तो कॉपर की जब स्मेल्ट किया जाता है यानी कि उसको जो है कि प्रगलन यानी गलाया जाता है, तो यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मुक्त होती है जो कि CO, ये क्या है? हानिकारक गैस है जो ज़्यादा हानिकारक नहीं होती है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन एसिड रेन का कारण बनता है। देखो वैसे तो कार्बन मोनोऑक्साइड हानिकारक बहुत है, लेकिन जब कंपैरिजन किया जा रहा है कि सल्फर के ऑक्साइड और साथ ही साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, इनके अंतर्गत देखा जाए तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड कम हानिकारक होती है और ये एसिड रेन का एक प्रमुख कारण बन जाती है। पेट्रोल की गुणवत्ता और डीजल की गुणवत्ता को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं? तो पेट्रोल की गुणवत्ता के लिए हम ऑक्टेन संख्या की बात करते हैं, जबकि डीजल की गुणवत्ता के लिए हम सीटेन संख्या की बात करते हैं कि अगर किसी लिक्विड का सीटेन नंबर ज़्यादा है तो यानी कि डीजल ज़्यादा अच्छा है, और किसी लिक्विड का अगर ऑक्टेन नंबर ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि उसका पेट्रोल की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। तो पेट्रोल की क्वालिटी को मेजर करने के लिए हम ऑक्टेन नंबर देखते हैं, सीटेन की क्वालिटी को मेजर करने के लिए हम डीजल की गुणवत्ता देखते हैं। घरेलू उपयोग में लाई जाने वाली बायोगैस या गोबर गैस में 50 से 75% तक मीथेन होती है। जो आप घरेलू गैस उपयोग में लाई जाने वाली जो बायोगैस होती है या जो गोबर गैस होती है, उसमें 50 से 75% तक मीथेन अवेलेबल होती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ के जैविक विखंडन से उत्पन्न गैस बायोगैस कहलाती है। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ के जैविक विखंडन से उत्पन्न जो है गैस, वो बायोगैस कहलाती है। इसके घटक जैसे कि CO2 और CH4 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों हो सकते हैं। अच्छा, ये भी पूछा जाता है कि धान के खेत, ये देखो एक कृत्रिम जो है कि पारिस्थितिकी तंत्र है। एनवायरनमेंट में प्रश्न बनता है ना कि इकोसिस्टम कौन कौन से नेचुरल हैं, जैसे तालाब, नदी, झील, समुद्र, झरने, ये सभी, लेकिन उसमें एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है जो प्रकृति ने नहीं बनाया, जो व्यक्ति ने खुद बना दिया है, वो है आपका धान का खेत। जब आप धान बोते हो तो वहाँ पे कई सारे और कंपोनेंट आ जाते हैं, जैविक घटक आ जाते हैं, जैसे मछलियाँ होगी, केचुए हो गए, छोटे छोटे फतिंगे हो गए, तो ये सभी जो है कि क्या करते हैं, वहाँ पे एक जैविक और अजैविक घटक मिलके एक इकोसिस्टम तैयार करते हैं। अच्छा, धान के खेत से जो है कि देखो मीथेन भी निकलती है, जो मैंने आपको बताया था कि मीथेन धान के खेत से भी निकलती है, दीमक की बॉम्बी से निकलती है, साथ ही साथ जो पशु हमारे जुगाली कर रहे होते हैं, भोजन को पचा रहे होते हैं, तो जो उनके मुंह से सलाइवा निकलता है, झाग निकलता है, उसमें भी मीथेन पाई जाती है।
अच्छा, धान के खेत में मीथेन हो गया, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी गैसें मुक्त होती हैं, ये निकलती है। और भैया इस समय हो रहा है LPG का क्राइसिस, गैस की क्राइसिस हो रही है। तो इसमें पता रहना चाहिए कि LPG गैस के जो मुख्य घटक होते हैं वो प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है और ईथेन होता है। और सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण घटक होता है वो ब्यूटेन होता है। इसमें LPG गैस के मुख्य घटक क्या हैं? प्रोपेन है, ब्यूटेन है और ईथेन है। और सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण होता है वो ब्यूटेन होता है। LPG मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस की बात की जा रही है, ठीक है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? ब्यूटेन होता है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया। LPG में क्या क्या होता है? प्रोपेन, ब्यूटेन, ईथेन, और सर्वाधिक योगदान होता है आपका ब्यूटेन का। और साथ ही साथ क्या होता है ना कि ये जो प्रोपेन होती है, ईथेन होती है, ब्यूटेन होती है, इसमें जो कि कोई गंध नहीं होती, कुछ पता ही नहीं चलता है कि गैस अगर लीक भी कर रही है, रिसाव भी हो रहा है, तो हमें पता नहीं चलता है। इसीलिए क्या किया जाता है? LPG के रिसाव को रोकने के लिए, पहचानने के लिए, तो रिसाव की पहचान हेतु इसमें दुर्गंध युक्त पदार्थ एक मरकैप्टन भरा जाता है, जिसको हम लोग इथाइल मरकैप्टन भी कहते हैं। तो ये क्या होता है? ये कोई गैस का पार्ट नहीं होता, बस ये होता है कि गैस में मिला दिया जाता है। ये आग लगने पे कोई जलने वाली चीज़ नहीं, बल्कि इसके माध्यम से गंध पता चलती है कि हाँ भाई, हमारा जो सिलेंडर है या हमारी जो गैस है वो लीकेज हो रही है। और यहाँ पे कुछ ईंधन गैसें और ये प्रमुख घटक है। जैसे CNG की बात करें तो CNG में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? मीथेन और ईथेन। और LPG में ब्यूटेन और प्रोपेन। ध्यान देना, अभी आपने यहाँ पे पढ़ा प्रोपेन, ब्यूटेन, ईथेन, लेकिन मीथेन नहीं है। कहीं कंफ्यूज मत होना, LPG में कहीं पर भी मीथेन नहीं होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, और थोड़ा बहुत ईथेन ले सकते हो। लेकिन CNG का जो सबसे मेन कंपोनेंट होता है वो होता है मीथेन, और फिर ईथेन हो जाता है। कोल गैस की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और मीथेन हो गया। CH4 इज इक्वल टू मीथेन। जल गैस की बात करें, वाटर गैस की, तो हाइड्रोजन हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। गैसे हॉल, अगर हम बात करें कि गैसे हॉल जो कि एक मिश्रण है, किसका मिश्रण है? तो गैसोलीन का यानी पेट्रोल और एथेनॉल का, जिसमें गैसे हॉल में आपका पेट्रोल यानी गैसोलीन 90% होता है और एथेनॉल आपका 10% होता है, तो ये एथिल अल्कोहल बन जाता है। भूतापीय ऊर्जा गैर परंपरागत या नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ये भी बहुत सारे एस्पिरेंट कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? मुख्य रूप से पृथ्वी की आंतरिक परतों में जो रेडियो एक्टिव तत्वों का विघटन होता है ना, वहां से जो हीट जनरेट होती है वही भूतापीय ऊर्जा के रूप में काम करती है। भू मतलब भूमि और ताप मतलब भूमि का ताप। कौन सा ताप? ऊपर का नहीं, अंदर का। पृथ्वी के आंतरिक परतों में जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, जब वो विघटित होते हैं, आपस में टूटते हैं, टकराते हैं, तो वहां से वो हीट पैदा करते हैं, हीट जनरेट करते हैं, और वही हीट भूतापीय ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाती है और उसका प्रयोग किया जा सकता है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। ये जरूरी नहीं है कि भूमि की आंतरिक परतों से निकल रहा है तो कोयला, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, सर हम इन्हीं के साथ साथ इसको भी गैर परंपरागत मतलब परंपरागत मान ले क्या, जीवाश्मिक मान ले क्या? नहीं, इसको आपको नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत ही मानना है। CNG की बात करें तो फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। धरती में पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन का ही ये मिश्रण होता है। जो धरती की आंतरिक परतों में जो क्रूड ऑयल पाया था, जो हाइड्रोकार्बन पाए थे, उसी का ये मिश्रण होता है। और इसमें 80 to 90% तक मीथेन होती, जो कि एक मुख्य घटक होता है। मैंने अभी यहाँ पे बताया कि CNG का जो मुख्य घटक है वो मीथेन है, जबकि LPG का जो मुख्य घटक है वो ब्यूटेन है। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। किस प्रकार के ऊष्मा इंजनों में कार्बोरेटर का प्रयोग होता है? तो भैया ये पेट्रोल इंजन में प्रयोग होता है। ये बहुत ही जेन्युइन प्रश्न पूछा था यूपी PCS वालों ने, और बहुत सारे एस्पिरेंट के गलत हुए थे। आंतरिक दहन इंजन में प्रयुक्त होने वाला उपकरण, अब जैसे जितनी भी बाइक्स हैं जिसमें पेट्रोल वगैरह यूज होता है, स्कूटी, बाइक, इन सब में क्या होता है? कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर डीजल इंजन होता है, जैसे 4 व्हीलर हो गया, या जितनी भी बड़ी गाड़ियां आप देखते हो, ट्रक, ट्रैक्टर, 4 व्हीलर, ऑटो इवन की, इन सब में डीजल इंजन होता है, तो इसमें डीजल का प्रयोग किया जाता है। इसमें कार्बोरेटर नहीं होता, बल्कि फ्यूल इंजेक्शन प्रणाली होती है इसमें। और जितनी छोटी गाड़ियां होती हैं, जैसे मोटरसाइकिल हो गई, स्कूटी हो गई, इन सब में पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। कुछ 4 व्हीलर भी होती है जो पेट्रोल ओरिएंटेड होती हैं, लेकिन मैक्सिमम आपको 2 व्हीलर जो व्हीकल हैं, जैसे पेट्रोल और डीजल, ये सब 4 व्हील बाइक और स्कूटी, तो इनमें ही मुख्य रूप से कार्बोरेटर का प्रयोग किया था। यह सामान्य भाषा में रट लो कि भैया पेट्रोल वाला अगर इंजन है, पेट्रोल को जलाना है तो कार्बोरेटर होगा, और डीजल वाला अगर इंजन है, डीजल को जलाना तो फ्यूल इंजेक्शन प्रणाली का प्रयोग किया जाएगा। फिर आगे देखते हैं, गाड़ियों से निकलने वाली जो जहरीली गैस होती है, गाड़ियों से जो निकलने वाली जहरीली गैस होती है, कौन सी होती है? मुख्य रूप से उसमें होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। जो गाड़ियों के धुएं निकलते हैं तो उसमें मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती है। और इन जहरीली गैसों को कम करने या खत्म करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में आप रोडियम जैसी कीमती धातु का प्रयोग किया जाता है, रोडियम का। संधारणीय विमान
ईंधन यानी कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की अगर हम बात करें तो यह एक अल्प कार्बन जैव ईंधन है। कैसा ईंधन है? जैव ईंधन तो है लेकिन अल्प कार्बन युक्त है और इसका कार्बन फुटप्रिंट भी काफी कम है। भाई बिल्कुल ही कम होगा जब ऑलरेडी वो अल्प कार्बन है यानी कि कार्बन की मात्रा उसमें बहुत कम है जैव ईंधन के रूप में, तो कार्बन फुटप्रिंट भी कम हो जाएगा और इसी वजह से इसको संधारणीय भी कहा जा रहा है कि आगे भी ये यूजफुल हो सकती है। और इसके लिए जो कच्चे माल का इसके लिए कच्चे माल के रूप में क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कृषि का अपशिष्ट यानी जो कृषि जो होती है, खेती होती है, उसका अपशिष्ट यूज कर सकते हो, मक्का का दाना यूज कर सकते हो, शैवाल का अपशिष्ट यूज कर सकते हो, कास्ट मिल यानी कि जो लकड़ी होती है, लकड़ी की मिल, उसका अपशिष्ट, ठोस एवं गीला कचरा, इन सभी का आप प्रयोग कर सकते हैं इसमें। पेट्रोलियम परिष्करण का बाई प्रोडक्ट क्या होता है? जो पेट्रोलियम को जो हम परिष्कृत करते हैं, जैसे पहले तो क्रूड ऑयल आता है, क्रूड ऑयल को जो हम रिफाइनरीज में डालते हैं तो पेट्रोल की रिफाइनरी से तो पेट्रोल बनाते हैं, लेकिन उसी समय जब पेट्रोल का रिफाइनरीज करते हैं तो बाई प्रोडक्ट के रूप में असफाल्ट का प्रयोग होता है, यानी कि असफाल्ट मिलता है हमें, तो प्रभाजी आसवन विधि से निकलता है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि जैसे कोयला इंडस्ट्रीज का बाई प्रोडक्ट क्या होता है, हाइड्रोजन ईंधन का बाई प्रोडक्ट जैसे वाटर होता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का बाई प्रोडक्ट क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ऐसी पेट्रोलियम परिष्करण का जो बाई प्रोडक्ट होता है वो एस्फाल्ट होता है, ये ध्यान रखना है। ये प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 ये पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से संबंधित है कि हम हाइड्रोकार्बन को अगर ज्यादा बढ़ावा देंगे तो हम जो है कि उसका संरक्षण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यही वो हाइड्रोकार्बन है, क्रूड ऑयल है, जिनसे पेट्रोल और डीजल वगैरह चीजें प्राप्त होती, तो इनका हमें संरक्षण करना है और नवीकरणीय ऊर्जा की ओर आगे बढ़ना है। अब आ जाते हैं आपके फूड प्रिजर्वेटिव्स पे। तो यहाँ पर हम शुरू कर सकते हैं खाद्य संरक्षण के बारे में। देखो, वैक्स इमल्सन, जिसको हम लोग मोम पायसन कहते हैं, इमल्सन मतलब होता है पायसन यानी कि फैट को अलग करना, और मोम का जब करते हैं तो फलों सब्जियों पर कृत्रिम मोम पदार्थ का लेपन की प्रक्रिया है। इमल्सन का अलग होता है, लेकिन वैक्स की हम बात करें तो वैक्स इमल्सन जैसे आपने देखा होगा सेब वगैरह, देखिए एप्पल को अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा इसका प्रयोग एप्पल पे किया जाता है, मतलब एक ऐसे फलों पे किया जाता है जिसका आप ऊपर की लेयर नहीं उतारते हैं, ज्यादातर ऐसे ही फलों पे होता है। ऐसा इसलिए कि ताकि वो फल जो है कि फ्रेश फील कराए जाते हैं और बहुत चमकते हुए दिखते, तो ऐसा लगता है कि बहुत ताजे फल है। उसके ऊपर क्या होता है ना, हल्की मोम की जो है कि लेयर से लेपिंग कर दी जाती है, और इसीलिए कहा जाता है कि जो डायरेक्ट आप फ्रूट्स खाते हो जिसका आपको छिक्कल वगैरह नहीं उतारना होता है, जैसे अमरूद हो गया, सेब हो गया, नाशपाती हो गया, ठीक है, ऐसे जितने भी फ्रूट्स होते हैं या जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं उनको खाने से पहले बहुत प्रॉपर तरीके से धो लीजिए। अदरवाइज आप रेगुलर अगर कंज्यूम कर रहे हो तो आपके बॉडी में वैक्स इमल्सन की प्रक्रिया से मोम की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, और जो एक बहुत हानिकारक होता है और स्ट्रोक होने का कारण बनता है हार्ट के, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ अब होता क्यों है, क्योंकि इसको बेचने की प्रक्रिया होती है, ठीक, और साथ ही साथ इसका जो है कि लाइफ बढ़ जाता है। जैसे स्टोरेज वगैरह में अगर रखा जाता है तो बहुत सारे व्यापारी क्या करते हैं, भाई रोज रोज तो सेब आपको मिल रहा है 12 महीने, लेकिन क्या 12 महीने सेब हो पा रहे हैं? नहीं हो पा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उसको स्टोर भी किया जा रहा है, और स्टोर करने से उसकी लाइफ बढ़ जाती है, स्टोरेज लाइफ, लेकिन असल में ह्यूमन बॉडी के लिए वो हार्मफुल होता है। तो वैक्स इमल्सन क्या होता है, फलों और सब्जियों पर कृत्रिम मोम पदार्थ का लेपन की प्रक्रिया है, जिससे उनका भंडारण जीवन तो बढ़ जाता है, स्टोरेज लाइफ, लेकिन असल वो हानिकारक होता है। खाद्य परिरक्षण में सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है, और यह बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण है, यानी कि जो भी खाद्य को हमें सुरक्षित रखना होता है, जैसे फूड पैकेजिंग वाले आइटम होते हैं जो पैकेट में पैक होते हैं, तो उसमें आप देखोगे सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ और आप जो चिप्स वगैरह के रैपर देखते हो ना, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्योंकि ये कम क्रियाशील होती है। जैसे अगर मान लो आप कोई चिप्स वगैरह या कोई भी आप खाने के सामान को अगर आप पैकेट ओपन करके रख दो, चाहे नमकीन हो, बिस्किट हो, भुजिया हो, कुछ भी, उसमें जैसे ही ऑक्सीजन की मात्रा प्रवेश करेगी, ऑक्सीजन हवा की उपस्थिति होगी, वो तुरंत जो है कि सील जाएगा, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि नम हो जाता है, नमी हो जाती है, खाने में फिर वो कुरकुरापन खत्म हो जाता है। इसीलिए पैकेट के अंदर जो है कि नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है, ताकि ये कम क्रियाशील होती है, और इसलिए चिप्स जो है कि कुरकुरे बने रहते हैं। और नमकीन के पैकेट में भर दी जाती है, जिससे ऑक्सीकरण की प्रक्रिया रोकी जा सके, यानी ऑक्सीजन से क्रिया हम रोक सकें। कोल्ड स्टोरेज की बात करेंगे, देखो कोल्ड स्टोरेज जो बड़े बड़े स्टोरेज होते हैं ना, जहाँ पे सब्जियों वगैरह को स्टोर किया जाता है, उसमें फलों और सब्जियों के जीवन काल में वृद्धि श्वसन दर में गिरावट के कारण ही होती है, अपघटन दर में कमी लाई जाती है। सिंपल सी बात है कि अगर फल में जो जीवाणु है या जो आपके बैक्टीरिया हैं या जो भी सेल है उनकी, वो अगर उनकी आप श्वसन दर में गिरावट कर दोगे ना, अगर उनकी जो सांस लेने की दर है अगर वो धीमी हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, उनकी अपघटन दर भी कम हो जाएगी। धीरे धीरे वो जो है कि मतलब जो फल आपके रेगुलर 2 से 3 दिन चल सकते थे, कोल्ड स्टोरेज में रखने की वजह से वो हो सकता है 10 से 15 दिन, 20 दिन भी चल सकते हैं।
ट्राइक्लोसन, ट्राइक्लोसन सामान्यतः सूक्ष्म जीवरोधी यौगिक है। ट्राइक्लोसन सामान्यतः सूक्ष्म जीवरोधी यौगिक है जो साबुन, टूथपेस्ट, डिटर्जेंट में प्रयोग होता है और ये बहुत ही हानिकारक होता है, बहुत अच्छा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये सूक्ष्म जीवरोधी यौगिक है जिसमें साबुन, टूथपेस्ट, डिटर्जेंट में प्रयोग होता है, जिससे क्या होता है कि जो हमारे कपड़े होते हैं या जो हमारी बॉडी होती है, जो हमारे दांत होते हैं, इनमें जो फंगस होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं, इनको मारने में इसका प्रयोग हो जाता है, क्योंकि ये सूक्ष्म जीवरोधी यौगिक है, यानी कि छोटे छोटे जो बैक्टीरिया होते हैं उनको खत्म करता है। शहर, ए भैया ये शहर नहीं है भैया, इसको सही कर लो, शहद है, ठीक है। शहर के प्रमुख घटकों में नहीं, ये शहद होगा, ठीक है। हनी की बात हो रही है। इसमें फ्रक्टोज सबसे ज्यादा पाया जाता है 38.2%, फिर ग्लूकोज पाया जाता है 31.23%, फिर जल पाया जाता है 17.2%। अब ये वो शहद नहीं है जो आप वैद्यनाथ या डाबर का खरीदते हो, पतंजलि का खरीदते हो, ये नेचुरल शहद की बात की जा रही है। और नेचुरल शहद में अगर आप देखोगे तो जो भी मक्खियाँ होती है, जो मधुमक्खी होती है, जो शहद बनाती है, वो ज्यादातर फूलों पर बैठती है और फूल का जो रस वगैरह ग्रहण करती है, फिर अपने जाके छत्ते में स्टोरेज करती है। तो फूल हो गया, फल हो गया, जिन फूलों से फल भी निकलते हैं, तो वहां पे फ्रक्टोज की मात्रा बढ़ जाती है उनकी बॉडी में, और वही फिर फ्रक्टोज क्या होता है, शहद के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक रीजन होता है। बाकी फिर ग्लूकोज 31% और जल 17.2% होता है। और देखते हैं सबसे मीठी चीनी कौन सी होती है, फ्रक्टोज को माना जाता है, यानी कि जो सबसे मीठा होता है अच्छी क्वालिटी में, वो फल की शर्करा होती है, यानी कि जो फल होते हैं उनकी जो मिठास होती है ना, वो सबसे बेस्ट मानी जाती है। फ्रक्टोज एक प्राकृतिक मोनोसैकेराइड होता है। फ्रक्टोज एक प्राकृतिक मोनोसैकेराइड है जो सभी फलों, शहद, कुछ सब्जियों में पाया जाता है। फिर से यहाँ समझो कि सबसे मीठी चीनी फ्रक्टोज होती है। फ्रक्टोज एक प्राकृतिक मोनोसैकेराइड है और जो सभी फलों, शहद और कुछ सब्जियों में पाया जाता है। प्रतीप शर्करा क्या होती है सर, ये भी प्रश्न हमने पढ़ा, इन्वर्ट शुगर। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, जो सुक्रोज की अपेक्षा अधिक मीठी होती है। देखो अगर सबसे ज्यादा मीठी की बात करें तब तो फ्रक्टोज है, लेकिन फ्रक्टोज के साथ अगर जैसे हम ग्लूकोज मिलाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा मीठी हो जाएगी, लेकिन हाँ ये सुक्रोज की अपेक्षा थोड़ी अधिक मीठी होती है, लेकिन इसको इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे कुछ सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है, जैसे फल शर्करा से क्या निकलेगी, फ्रक्टोज निकलेगी, दूध की शर्करा से लैक्टोज निकलेगा, शहद से ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों निकलेगा, स्टीविया से प्राकृतिक स्वीटनर इसको कहा जाता है, और चीनी से सुक्रोज निकलता है। तो चीनी की अपेक्षा ये ज्यादा मीठी होती है, इन्वर्ट शुगर। तो फल से क्या निकलेगा, फ्रक्टोज, दूध से लैक्टोज, शहद से ग्लूकोज फ्रक्टोज, स्टीविया से प्राकृतिक स्वीटनर, और चीनी से सुक्रोज होता है, राइट। एस्पर्टम, एस्पर्टम जो है कि कृत्रिम मधुरक होता है। एस्पर्टम क्या होता है, कृत्रिम मधुरक, यानी कि आर्टिफिशियल स्वीटनर जिसको हम लोग कहते हैं, इंग्लिश में बहुत ज्यादा वर्ड होता है आर्टिफिशियल स्वीटनर। और यह जो कि सुक्रोज या चीनी से 200 गुना अधिक मीठा होता है। तो ये आपका जो एस्पर्टम कृत्रिम मधुरक होते हैं, यानी कि जो एस्पर्टम है वो क्या होते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं, और ये चीनी या सुक्रोज से 200 गुना ज़्यादा मीठा होते हैं। क्लोरोमाइसेटिन क्या होता है, क्लोरोमाइसेटिन ये टाइफाइड नाशी होता है, जो टाइफाइड आपका बुखार वगैरह होता है उसको खत्म करता है। क्रिस्टल वायलेट क्या होता है, ये प्रतिरोधी होता है। क्विनिन क्या होता है, मलेरिया रोधी, यानी क्विनिन सबसे ज्यादा प्रयोग किसमें होता है, मलेरिया से मलेरिया खत्म करने के लिए। एस्पिरिन क्या होता है, ये दर्द निवारक होता है। एस्पिरिन दर्द निवारक, जैसे एस्पिरिन हमें पेड़ के लेटेक्स से प्राप्त होता है। पेड़ का जो गोंद होता है, रबड़ होता है, लिक्विड होता है, दूध होता है, कुछ भी कह दो, ठीक है, तो पेड़ के लेटेक्स से प्राप्त होता है। और एसिटिल सैलिसिक एसिड इसको कहा जाता है, एस्पिरिन को हम एसिटिल सैलिसिक एसिड भी कहा जाता है। पोटेशियम ब्रोमाइड क्या होता है, KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड एक लवण है। इसका उपयोग मिर्गी रोग के उपचार के लिए किया जाता है। जो लोगों को मिर्गी आ जाती है, जो है कि दौरे पड़ने लगते हैं, तो ऐसे लोगों के उपचार के लिए पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग हम करते हैं। अब आ जाते हैं हम फर्टिलाइजर पर, ठीक है। फर्टिलाइजर की बात कर लेते हैं, उर्वरक की बात करेंगे, राइट। फर्टिलाइजर, यहां पर अगर हम देखें तो उर्वरक की बात कर लेते हैं, फर्टिलाइजर की। देखो उर्वरक क्या करता है, उर्वरक ऐसे रसायन होते हैं जो पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं, फिर उनके जो प्रोडक्शन होता है उसमें, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में योगदान देते हैं। तो उर्वरक एक ऐसे रसायन होते हैं जो पेड़ पौधों की वृद्धि में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, राइट। अब जैसे इसमें प्रमुख पोषक तत्व की अगर हम बात करें, जो पेड़ पौधों के लिए एक प्रमुख पोषक तत्व होते हैं और एक सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, तो कई बार ये प्रश्न आ जाता है इन दोनों को मिलान करने के साथ कि निम्नलिखित में से कौन जो है कि पेड़ पौधों के लिए प्रमुख पोषक तत्व है और
कौन गौण पोषक तत्व है, गौण मतलब कि सूक्ष्म हो गया, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। प्रमुख पोषक तत्व में पेड़ पौधों के लिए नाइट्रोजन, भाई नाइट्रोजन से ही पेड़ पौधों की वृद्धि जो है कि बहुत जरूरी होती है, तो नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और सल्फर हो गया। ये 1 2 3 4 5 6 ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। बाकी सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करें, बोरॉन, कॉपर, क्लोरीन, आयरन, मैंगनीज, जस्ता, मॉलिब्डेनम, यानी 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 आपके प्रमुख पोषक तत्व हो गए, 7 आपके सूक्ष्म पोषक तत्व हो गए। ये उर्वरक के रूप में भी काम करते हैं और पेड़ पौधों की वृद्धि और विकास के लिए ये बहुत ही जरूरी हैं। तो क्या समझ में आया कि प्रमुख पोषक तत्व में आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर होता है। सूक्ष्म पोषक तत्व में बोरॉन, कॉपर, क्लोरीन, आयरन, मैग्नीज, जस्ता और मोलिब्डेनम होता है। पादप पोषक की बात करते हैं अगर हम पादप पोषक की, तो नत्रजन, नत्रजन क्या करता है, वृद्धि एवं विकास में फोकस करता है, यानी कि जो नाइट्रोजन का जो होता है नत्रजन, ये वृद्धि एवं विकास में योगदान देता है। फास्फोरस की बात करें तो ये जड़ का विकास करता है, यानी कि पेड़ पौधों की जड़ों का विकास करता है। बोरॉन की बात करें तो ये रोग प्रतिरोधकता, यानी कि जो पेड़ पौधों में रोग लगते हैं तो उनसे जो है कि बचाने का प्रयास करता है, रोग प्रतिरोधकता की बात होती है। पोटेशियम की बात करें तो स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने का नियंत्रण, स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने का नियंत्रण करता है ये। अब स्टोमेटा कब खुलेगा, जाहिर सी बात है सर डे टाइम में खुलेगा, क्योंकि डे टाइम में जब स्टोमेटा खुलेगा, जो पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं ना पत्तियों के ऊपर, वही स्टोमेटा कहलाते हैं। जैसे अगर आपने नहीं देखा स्टोमेटा, तो ये मान लो एक पत्ती मैंने बना दी, ठीक है, इस तरीके से पत्ती बन गई, तो यहाँ पे जो छोटे छोटे जो दिखते हैं आपको, जहां से रेसे निकले होते हैं रोए टाइप के, यही इसके छेद होते हैं। जैसे आपके बॉडी में जो है कि रोए जहां से निकल रहे हैं वो स्टोमेटा हो गया आपका। उसी स्टोमेटा के अंतर्गत मैग्नीशियम की उपस्थिति में क्लोरोफिल के साथ जो है कि क्लोरोफिल और मैग्नीशियम की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भोजन बनाने का कार्य किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं पोटेशियम। मुख्यतः उर्वरकों का जो वर्गीकरण है वो 3 श्रेणियों में किया था। एक तो नाइट्रोजनी उर्वरक होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन का प्रयोग करके जो उर्वरक बनाए जाते हैं, नाइट्रोजन बेस उर्वरक कहा जाता है। एक होता है फॉस्फेटी उर्वरक, यानी कि फॉस्फेट का प्रयोग करके जो है कि उर्वरक बनाए जाते हैं, फॉस्फेटी उर्वरक हो गया। दूसरा होता है पोटेशियम या पोटेशियम, यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। दूसरा होता है आपका पोटेशियम उर्वरक, नाइट्रोजनी उर्वरक, फॉस्फेटी उर्वरक, पोटेशियम उर्वरक हो गया। तो ये 3 कैटेगरी के होते हैं। अब जैसे कुछ उर्वरक ऐसे होते हैं जिनको मतलब हम कंपोनेंट वगैरह केमिकल का प्रयोग करके हम नाइट्रोजन वाला उर्वरक निकाल लेते हैं, तो नाइट्रोजन ही हो गया। कुछ उर्वरक ऐसे बनाएंगे जो फॉस्फेट का प्रयोग करते हैं, तो फॉस्फेट ही हो गया। इसी तरीके से अब आ जाओ एक एक करके पढ़ते हैं कि नाइट्रोजनी उर्वरक क्या करते हैं। इसमें अमोनिया युक्त उर्वरक होता है, नाइट्रोजन उर्वरक, अमोनिया नाइट्रेट का संयुक्त रूप तथा एमाइड युक्त उर्वरक आते हैं। पूरा समझो, इसमें अमोनिया युक्त उर्वरक आते हैं, नाइट्रेट उर्वरक आते हैं, अमोनिया नाइट्रेट का संयुक्त रूप से उर्वरक आते हैं और एमाइड युक्त उर्वरक आते हैं। तो 4 कैटेगरी आ गई, एक तो अमोनिया बेस्ड हो गई, एक नाइट्रेट बेस्ड हो गई और इन दोनों के कंपोजिशन के बेस्ड हो गई अमोनिया नाइट्रेट, और चौथा है एमाइड युक्त उर्वरक। इसमें यूरिया जो है कि प्रमुख होती है, जो कि 45% नाइट्रोजन होता है इसमें। किसमें, एमाइड में यूरिया इंपॉर्टेंट होती है और 45% नाइट्रोजन भी होता है। अब दूसरा हम पढ़ते हैं फास्फेटी उर्वरक। फास्फेटी उर्वरक में इसमें मोनोफास्फेट, डाईफास्फेट, ट्राईफास्फेट ये प्रमुख होते हैं। मोनोफास्फेट, ड्राईफास्फेट और ट्राईफास्फेट 3 प्रकार के, यानी सिंगल फास्फेट, डबल फास्फेट और ट्रिपल फास्फेट, ये फास्फेटी उर्वरक होगा। फिर पोटेशियम उर्वरक की बात करें तो इसमें कैनेट तथा म्यूरिएट ऑफ पोटास मुख्य होते हैं। कैनेट और म्यूरिएट ऑफ पोटास मुख्य होते हैं। ये दोनों प्रकृति में पाए जाने वाले खनिज पदार्थ हैं। अब यहाँ पर देखिए पोटेशियम उर्वरक, इसमें कैनेट और म्यूरिएट ऑफ पोटास मुख्य होते हैं और ये दोनों प्रकृति में पाए जाने वाले जो है कि खनिज पदार्थ होते हैं। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है, यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है Ca ब्रैकेट में NH2 होल स्क्वायर, मतलब होल 2 कह सकते हो इस तरीके। तो यूरिया का ये रासायनिक सूत्र हो गया। सल्फर की बात करेंगे तो सल्फर जो कि फास्फोरिक एसिड उर्वरक के लिए कच्चा माल करता है, यानी कि जो फास्फेट वाले जो उर्वरक बनते हैं, फर्टिलाइजर बनते हैं, तो सल्फर उसमें क्या करता है, कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है और वह तेल शोधन कारखानों का बाई प्रोडक्ट होता है। देखो अब तक हम लोगों ने 4-5 प्रकार के बाई प्रोडक्ट पढ़ लिए। हाइड्रोजन ईंधन का हमने वाटर पढ़ लिया था, कोयले का हमने फ्लाई एश पढ़ लिया था, इसी तरीके से हमने क्रूड ऑयल का भी पढ़ा था, एस्फाल्ट याद होगा। तो अब यहाँ पे सल्फर का पढ़ रहे हैं कि जब ऑयल रिफाइनरीज का जो बाई प्रोडक्ट होता है, कौन, ये जो है कि आपका, ठीक है, यूरिया को कार्बामाइड भी कहते हैं। कार्बाइड नहीं, कार्बाइड तो फल पकाने के लिए प्रयोग होता है, जैसे आम, केले, ये सब जो कच्चे होते हैं इनको पकाने के लिए स्टोरेज में किया जाता है। ये कार्बामाइड लिखा हुआ है, कार्बाइड नहीं। यूरिया को कार्बामाइड भी कहा जाता है। बड़े पैमाने पर उत्पादन हेतु द्रव अमोनिया तथा CO2
की प्रतिक्रिया से होता है। तो यूरिया को हम कार्बामाइड कहते हैं और इसको बनाने के लिए जब बड़े पैमाने पर हमें इसका प्रोडक्शन करना होता है तो द्रव अमोनिया तथा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से होता है। नीम लेपित यूरिया का मृदा में घुलने का दर धीमा होता है। नीम लेपित यूरिया का मृदा में घुलने का दर धीमा होता है, इसलिए यह सुरक्षित है। तो नीम लेपित जो यूरिया होती है, नीम कोटेड जिसको हम यूरिया कहते हैं, ये मृदा में घुलने का दर धीमा होता है, इसलिए सुरक्षित क्यों हो गया? क्योंकि अगर जो हम डायरेक्ट यूरिया छिड़कते, जैसे पहले किसान वगैरह छिड़कते थे, तो वो क्या होता है, पानी में जल्दी घुल जाता है और पानी में जल्दी घुलने की वजह से क्या होता है, जो लीचिंग प्रोसेस होता है, लीचिंग प्रोसेस में क्या होता है कि आपकी जो जड़ होती है ना, जैसे मान लो ये जड़ हो गई, ठीक है, ये जड़ वगैरह मैंने बना दी और यहाँ पे ऊपर से किसान ने इसमें जो है कि खाद डाल दी, तो मिट्टी के नीचे जाने पे पानी से घुलने के साथ ये मिट्टी में नीचे की परतों में चली जाती है। नीचे की परतों में जाने से लीचिंग प्रोसेस होने की वजह से यहाँ जो जड़ थी, इस जड़ को और इस पौधे के तने के पार्ट को जो है कि प्रॉपर यूरिया या फर्टिलाइजर नहीं मिल पाया और लीचिंग प्रोसेस से सारा उसका नुकसान हो गया। लेकिन जब वो नीम कोटेड हो गई, मतलब नीम की लेपित हो गई, तो पानी में घुलेगी भी धीरे धीरे, और पानी में जब धीरे धीरे घुलेगी तो कहीं ना कहीं जड़ और उसके आसपास की जो तने हैं, जो प्लांट है, उनको मजबूती देगी, उनको यूरिया का काम मतलब फर्टिलाइजर का प्रयोग कर सकेगी। ठीक है, तो उनके लिए पोषकी बनती है। पोषकी मतलब पोषक पदार्थ की मात्रा आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गई। नीम लेपित जो यूरिया की मैं बात बता रहा हूँ, तो DAP की बात कर लेते हैं। डाई अमोनियम फास्फेट एक उर्वरक है। DAP क्या होता है? सामान्य भाषा में इसको DAP कह के ही मार्केट में बेचा भी जाता है। इसकी अगर फुल फॉर्म बताने लग गए ना तो किसान छोड़ के भाग जाएगा, उसे लगेगा भैया पता नहीं क्या दे रहा है ये। तो सामान्यतः इसको DAP ही बोलते हैं। और इसके संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन या इसको निर्माण करने के लिए जो इसमें कंपोनेंट यूज किए जाते हैं, 48% तो फास्फोरस होता है, 20% इसमें नाइट्रोजन उपस्थित होता है मुख्य रूप से। हरी खाद के लिए उपयुक्त जो फसलें होती है, जैसे हरी खाद या नेचुरल जो आप फर्टिलाइजर की बात करते हो, सनई, ढैंचा, ग्वार, लोबिया, मूंग, उड़द, ये सभी होते हैं। तो सनई, ढैंचा, ग्वार, लोबिया, मूंग, उड़द ये प्रमुख रूप से होते हैं। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे एक और पॉइंट, ह्यूमस, जो कि जैविक कोलाइड यानी ऑर्गेनिक कोलाइड्स का उदाहरण है। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे, जो विविध का अपडेट। अब विविध का अपडेट क्या है? जैसे अगर आप 2023 के नोट्स की बात करोगे तो 2023 में मतलब 2000 जो हम लोगों ने 24 में तैयार किए थे, स्पेशली 23 नहीं, 2024 में जो हम लोगों ने तैयार किए थे दिसंबर के आसपास, तो उसके ये नोट्स हैं। और इससे ही पढ़ के हज़ारों बच्चों के प्रीलिम्स हो गए थे। तब हम लोगों को जो है कि बार बार फोर्स किया जा रहा था कि सर आप अपने अपडेट सीरीज को लेकर आओ। अगर इसका रेस्पॉन्स अच्छा नहीं होता तो डेफिनेटली हम लोग जो है कि इस काम को नहीं करते, क्योंकि भाई 3500 पेज की घटनाचक्र पूर्वालोकन बुक को शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है कि हम कैसे सिंक्रोनाइज करें, कैसे जो है कि फ्रेमिंग करें कि बच्चों को समझ में भी आ जाए और चीज़ें कुछ मिस भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट इतना रहा, आप लोगों का प्यार इतना रहा कि नहीं सर आप इसकी अपडेट सीरीज़ भी लेकर आइए, तो हम लोगों ने इसको अपडेट सीरीज़ लेके आए। तो इसमें विविध वाले पार्ट में क्या है, कुछ नया नहीं हुआ। तो विविध वाले में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो किसी एक टॉपिक से रिलेटेड होते हैं लेकिन उनकी जगह उस टॉपिक में नहीं मिल पाती, तो उसे मिसलेनियस सेक्शन में डाल दिया था। तो यहाँ पर ये तो हम पुराना वाला ही पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा जो अपडेट आया था आधे पेज का उसको देखते हैं। जैसे HFC क्या, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये एक सिंथेटिक गैसों का समूह है। यह मुख्यतः कूलिंग और रेफ्रिजरेटर के लिए प्रयोग होता है, यानी AC वगैरह या रेफ्रिजरेटर फ्रिज में होता है। विभिन्न प्रकार के एरोसोल के लिए गैर ज्वलनशील प्रोडोदक के रूप में भी इसका प्रयोग होता है और इस रूप में HFC का प्रयोग किया जा सकता है। अग्निशामक का प्रमुख घटक होता है तनु H2SO4 और बाई कार्बोनेट विलयन बेकिंग सोडा। और ये UPPSS का प्रश्न हो गया कि अग्निशामक का जो प्रमुख होता है H2SO4 प्लस बाई कार्बोनेट का विलयन, जो कि बेकिंग सोडा कहते हैं, ये दोनों ही अग्निशामक में प्रयोग होते हैं, जो आग को बुझाने वाले यंत्र होते हैं। जलवाष्प गैस ऊंचाई के साथ घटती जाती है, यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ साउथ में जाने पर जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। अब ध्यान देना कि भाई 0 डिग्री के आसपास टेम्परेचर ज़्यादा है और यहाँ पे जितना भी समुद्री क्षेत्र है उसका पानी इवेपोरेट होकर क्या होता है, वाष्प के रूप में बदल जाता है। लेकिन 90 डिग्री के आसपास के रीजन में जब आपको 90 डिग्री के आसपास के रीजन में जब आपको किसी भी तरीके का, क्या मैंने कहा, किसी भी तरीके का जो है कि धूप वगैरह नहीं पहुंच पा रही है, तो इवेपोरेशन जब नहीं हो पा रहा है, तो भैया इवेपोरेशन जब नहीं होगा तो कैसे जो है कि काम बनेगा, तो यानी वहां पे जो है कि जलवाष्प नहीं हो सकती है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहां पर देखते हैं कि वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक के द्वारा ग्रे हाइड्रोजन प्राप्त किया था। कैसा हाइड्रोजन? ग्रे हाइड्रोजन। और इस तकनीक में वातावरण में कार्बन उत्सर्जनों के कारण प्राप्त हाइड्रोजन को ग्रे हाइड्रोजन कहा जाता है। तो ये एक वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक होती है।
मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर एक रासायनिक उपकरण है और इसके द्वारा अपशिष्ट जल शोधन किया जाता है। क्या कह रहा है? अपशिष्ट जल शोधन किया जाता है मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर के द्वारा। ताप अपघटन एवं प्लाज्मा गैसीकरण प्रक्रिया, ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण की प्रक्रिया द्वारा अपशिष्ट से ऊर्जा को भी प्रोड्यूस किया जाता है। जो अपशिष्ट होता है उससे हम ऊर्जा को भी प्रोड्यूस कर लेते हैं। अब आ जाते हैं हम विविध वाले सेक्शन में। जो भी विविध का अपडेट था वो तो 3-4 पॉइंट था, वो हमने कर लिया। मैंने क्या कहा था कि आज हम केमिस्ट्री को बच्चा खत्म कर देंगे और फिर हम लोग कल से शुरू कर देंगे बायोलॉजी की क्लास। क्या कर देंगे? बायोलॉजी की क्लास आपकी कल से शुरू हो जाएगी। सेरियम दूसरी दुर्लभ मृदा धातुओं को मिलाकर क्रुक्स कांच का निर्माण किया जाता है। सेरियम तथा दूसरी दुर्लभ मृदा धातुओं को मिलाकर क्रुक्स कांच का निर्माण किया जाता है और यह कांच पराबैंगनी किरणों को अवशोषित या विच्छेदित करने की क्षमता रखता है। कौन सा? क्रुक्स। और इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सेरियम और कुछ दूसरी दुर्लभ मृदा धातुओं का प्रयोग करते हैं। तो सेरियम एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है इसमें। सेरियम क्या करती है? एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है इसमें। ठीक है। ओजोन की बात करें तो ओजोन एक अस्थायी गैस होती है। ध्यान देना, स्थायी नहीं। अगर आपसे एग्जाम में कहीं आ जाए कि स्थायी है क्या स्थायी, तो नहीं, ओजोन अस्थायी गैस होती है। जल में मिलाते ही ये एक ऑक्सीजन परमाणु अलग कर देती है जो ऑक्सीकरण द्वारा जीवाणुओं को मार देती है। यानी जैसे ही आप इसको वाटर में डालते हो तो यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन परमाणु होता है ना सिंगल, वो इससे अलग हो जाता है, तो फिर ऑक्सीजन ही बच जाती है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता, मतलब बेबी ऑक्सीजन बचती है। तो ऑक्सीकरण के द्वारा, ऑक्सीडाइजेशन के द्वारा जीवाणुओं को मार देती है, यानी कि जल को शुद्ध कर देती है। फायर अलार्म में फोटो सेल का उपयोग किया जाता है और इस फोटोवोल्टेइक सेल या फोटोवोल्टेइक सेल भी इसे कह देते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेल या फोटोवोल्टेइक सेल कह देते हैं। फोटो सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। भाई जो फोटोवोल्टेइक प्लांट क्या करता है कि उस पर जब सूर्य की रोशनी आती है, यानी कि सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है वो फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है, तभी तो अलार्म को जो है कि बोल रहा है इलेक्ट्रिक के रूप में कन्वर्ट हो गया। आग बुझाने वाले यंत्र में CO2 सोडियम बाइकार्बोनेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से उत्पन्न होता है। अब सोचो यार, ये 2024 का जो है कि मतलब 2024 में हमने नोट्स तैयार कर दिया था स्टार्टिंग में, जनवरी के आसपास। ये प्रश्न 2024 या 2025 के प्रीलिम्स में पूछा गया है। ठीक है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, यूपीपी से 2025 या 24 में पूछा गया है कि आग बुझाने वाला जो यंत्र होता है ना, जो जनरली सभी ऑफिस वगैरह में रेड कलर का एक सिलेंडर देखते हैं आप छोटा सा, उसमें पूछा गया था कि क्या सोडियम बाइकार्बोनेट या सल्फ्यूरिक अम्ल होता है कि नहीं होता है, या फिर आपका जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है मेरे भाई। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि आग बुझाने में काम आती है, ये ऑक्सीडाइज नहीं होती है। किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? तो एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि एक ऐसा कपड़ा बनाना जो आग से नहीं जलता है, तो इसको अग्निरोधक कपड़ा कहा दिया जाता है। मच्छर विकर्षक यानी मच्छरों को भगाने के लिए हम किस दवाओं में सक्रिय रसायन डालते हैं? तो एलिथ्रीन या पॉलीथ्रीन पाइरेथ्रम डालते हैं। मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पाइरेथ्रिन एक प्राकृतिक कृत्रिम पदार्थ है जो बीजी पौधों से प्राप्त होता है। लेमन घास से सिट्रोनेला तेल निकाला जाता है जिसका स्प्रे मच्छर भगाने में भी किया जाता है। अब देखो यहाँ पे कोई ऐसी चीजें नहीं है कि एक पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड है और आपको चीजें समझाई, तो यहाँ पर तो बस आपको रटना है। चूहा मारने का जहर निर्माण किया था पोटेशियम साइनाइड से और जिंक फास्फाइड भी कह सकते हो, इन दोनों से हम करते हैं। एल्यूमिनियम फास्फाइड का प्रयोग चूहा नाशक और कीटनाशक में इसका भी प्रयोग हो जाता है। शाकनाशी यानी हर्बिसाइड, जो पौधे जो सब्जी वगैरह बोई जाती है तो उसमें जो घास वगैरह होते हैं उनको जो है कि समाप्त करने के लिए शाकनाशी प्रयोग करते हैं। तो शाकनाशी ऐसे रसायन होते हैं जिनका प्रयोग खरपतवारों को नष्ट करने के लिए होता है। तो जैसे सोडियम क्लोरेट के रूप में शाकनाशी हो सकता है, ब्यूटा क्लोरो के रूप में भी शाकनाशी का प्रयोग होता है। धान के खेत में प्रयोग होने वाला जो खरपतवार नाशक है वो 2,4-D होता है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथीन DDT एक अजैव अपघटनीय प्रदूषक यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। वास्तव में DDT एक कीटनाशक होता है। समस्थानिक C614 अर्थात C14 संबद्ध होता है जीवाश्म आयु के निर्धारण से, यानी कि जो आपका जीवाश्म होता है उसकी आयु निर्धारित करने से संबंधित यह होता है। इसे कार्बन डेटिंग रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण भी कहा जाता है। इसे कार्बन डेटिंग या रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण भी कहा जाता है। पृथ्वी पुरानी चट्टानों आदि के आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम विधि का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी पुरानी चट्टानों आदि की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम विधि का प्रयोग किया जाता है, जबकि कार्बनिक पदार्थों की आयु ज्ञात करने के लिए C14 का प्रयोग किया जाता है। तो यूरेनियम मेथड से आप क्या ज्ञात करोगे? पृथ्वी की आयु ज्ञात करोगे, या जो भी पुरानी चट्टानें होती है अर्थात जो अजैविक होती है जिसमें कोई जीवन नहीं होता है, तो हम उसकी अगर हम बात करें पत्थर की या चट्टान की या पृथ्वी की, तो हम यूरेनियम डेटिंग मेथड का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आप जैविक घटक की बात करो तो जैविक घटक यानी जिसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसके लिए C14 का प्रयोग करते हैं।
जिंक ऑक्साइड यसद पुष्प के नाम से भी जाना जाता है और यह सफेद एक पाउडर होता है जिसका प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन, स्याही आदि में किया जाता है। मूत्रालय या शौचालय के आसपास अमोनिया की गंध आती है। जो आप यूरिनोट देखते हो, जो वॉशरूम वगैरह होते हैं, पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं, वहां पे जो स्मेल आती है वो इनकी वजह से भी आती है। कृत्रिम बादल क्या होते हैं? जो जानबूझ के बादल तैयार किए जाते हैं और उनसे बारिश कराई जाती है। तो कृत्रिम बादल या कृत्रिम वर्षा में जो प्रयुक्त किया जाता है उसको सिल्वर आयोडाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिल्वर आयोडाइड कहा जाता है। सूची फर्स्ट का मिलान करो सेकंड से। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करके हम कृत्रिम वर्षा कराते हैं। जिंक फॉस्फाइड का मिलान करो तो ये कृंतकनाशी होते हैं, कृंतकनाशी। कॉपर सल्फेट जिसको हम नीला थोथा कहते हैं, ये कवकनाशी और शैवालनाशी होता है, यानी कवक और शैवालों को खत्म करता है। इओसिन ये लाल स्याही निर्माण करता है। जिंक ऑक्साइड ये फिलोस्फर जो है कि ऊन होता है। सिल्वर क्लोराइड ये हॉर्न सिल्वर कहलाता है। केवलार की बात करें तो ये संश्लेषित रेशा होता है, जो हमने ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं संश्लेषित रेशे के रूप में। ये केवलार क्या करता है? ये बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह में प्रयोग होता है। टेक्सोल क्या होता है? ये कैंसर रोधी दवा होती है। और टेक्सोल की बात कर रहा हूं, टेफ्लॉन की नहीं। नाइट्रोसेलुलोज क्या होता है? ये एक विस्फोटक के रूप में होता है। लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया के उपचार के लिए होता है। सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी और सिल्वर, यहाँ पे देखो सिल्वर आयोडाइड अगर आपके लिए पूछा जाएगा ना, देखो 3-4 बात याद रखो। सिल्वर आयोडाइड पूछा जाएगा तो कृत्रिम बादल या कृत्रिम वर्षा के लिए। सिल्वर क्लोराइड पूछा जाएगा तो हॉर्न सिल्वर के लिए। सिल्वर ब्रोमाइड पूछा जाएगा तो फोटोग्राफी के लिए। ये कंफ्यूज करने के लिए आएगा। सिलिकॉन कार्बाइड कृत्रिम हीरा होता है। अब यहां देखो, लोहे के लिए हम लोहे में हीमोग्लोबिन देखते हैं। सीसा में संचायक बैटरी। चांदी का प्रयोग फोटोग्राफी में। तांबा का तड़ित चालक में। बोरिक एसिड का एंटीसेप्टिक में। जर्मन सिल्वर का मिश्र धातु में। और मॉर्फिन का दर्द निवारक में होता है। सिंदूर का रासायनिक नाम एवं सूत्र क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड है। यह सिंदूर का रासायनिक नाम होता है। आगे शुष्क धुलाई, यानी कि जो ड्राई क्लीनिंग होती है ना, जो आप जैकेट वगैरह या ब्लैंकेट या कुछ भी ऐसे कॉस्टली जो कपड़े होते हैं, आप उसकी जब ड्राई क्लीनिंग कराते हैं तो उसमें बेंजीन, पेट्रोल, एल्कोहल आदि का प्रयोग होता है। सामान्यतः जो केमिकल्स होता है वो बेंजीन का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, पेट्रोल और एल्कोहल का कम प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, और यहाँ पर एसीटोन का प्रयोग क्या होता है? नाखून पॉलिश अपसारक में होता है। मतलब कि जो नाखून की जो पॉलिश होती है उसको आप अगर नेल पॉलिश को अगर रिमूव करना चाहते हैं, रिमूवर जिसे हम कहते हैं, तो उसमें एसीटोन का प्रयोग होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग अग्निशामक में होता है, जैसे हमने ऑल ऊपर पढ़ ही लिया था। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग घावों की मरहम पट्टी के लिए होता है। द्रव अमोनिया यानी लिक्विड अमोनिया का प्रयोग प्रशीतक में होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग संचायक सेल में होता है। मैग्जीन ऑक्साइड डाइऑक्साइड का प्रयोग शुष्क सेल में होता है। लाल फास्फोरस का प्रयोग माचिस के निर्माण में होता है। जो माचिस के डिब्बे पे आप फास्फोरस देखते हो वो लाल फास्फोरस होता है, जिससे तीली जलती है। कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो उठता है? तो श्वेत फास्फोरस। जैसे आप इसे अंधेरे में रखोगे या वायु में तो खुद ही चमकने लगता है। क्षारीय भूमि सुधारक हेतु किसका प्रयोग करते हैं? अगर आपकी जमीन क्षारीय है, ज्यादा क्षारीयता है, तो प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा, तो उसके लिए आप कैल्शियम सल्फेट या फिर जिप्सम जिसे हम बोलते हैं इसका प्रयोग कर सकते हो, जिससे उसकी क्षारीयता कम होगी और प्रोडक्शन बढ़ेगा। क्रायोजेनिक्स तकनीक द्वारा द्रवित ऑक्सीजन तथा द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त किया जाता है और इसका प्रयोग रॉकेट ईंधनों के रूप में किया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में मस्टर्ड गैस का प्रयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था द्रवित अवस्था में, और रासायनिक नाम होता है डाई क्लोरो डाई एथिल सल्फाइड। धूम्र पर्दे वायु में टाइटेनियम ऑक्साइड के अति सूक्ष्म कणों में प्रकीर्णन से निर्मित होते हैं और जिससे शत्रु में छिपने में सहायक हो जाती है। और शुष्क सेल बैटरी में अमोनिया क्लोराइड, क्या कह रहे हैं? शुष्क सेल यानी बैटरी में क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में। तो ये आपका केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया डियर फ्रेंड्स। और अगर आप इसकी पीडीएफ के लिए बात करेंगे तो ये नंबर मैंने ऑलरेडी दे रखा है अपनी टीम का, वो आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मैसेज के थ्रू। तो मिलते हैं भैया अब नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट जो शुरू होगा वो होगा बायोलॉजी अब शुरू, ठीक है।